हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करके दिखाएंगे और इसको समझेंगे भी कि है क्या भला। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन पर कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। तो ये कहता यही है कि भाई जब हमको दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और वो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का जो एक ग्रुप है उसको हम एक सिस्टम मान लिए, ठीक है। तो इस ग्रुप का, इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा ना, वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट फोर्स अगर उस पर नहीं लगे, तब तक जो है ना, वह जो है मोमेंटम जो है उस सिस्टम का नहीं बदलेगा। उस सिस्टम में जितने भी बॉडीज़ हैं उनका जो टोटल मोमेंटम है ना, वो नहीं बदलेगा। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही बात यहाँ जो है कही जा रही है और इसमें कुछ खास नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, चलिए तब इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं अच्छे से, और मैथमेटिकल प्रूफ भी देखते हैं, इस बात को प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी जो है मास m1 का और m2 का क्या है, u1 और u2 है। m1 मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वह मान लीजिए u1 है, और m2 मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वह मान लीजिए u2 है, रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब जो है सपोज मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों बॉडीज़ कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद जो है ना वेलोसिटी m1 का हो जाता है v1 और m2 का वेलोसिटी हो जाता है v2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए m1 मास u1 वेलोसिटी से चल रहा था और m2 मास u2 वेलोसिटी से चल रहा था। कोलाइड किया और कोलिजन के बाद m1 का हो गया v1 और m2 का हो गया v2 वेलोसिटी। ठीक है, तो कोलिजन से पहले क्या हुआ, वह हुआ m1 का u1 और m2 का u2, और कोलिजन के बाद क्या हो गया, m1 का फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया और m2 का फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। तो अब आता है कि जिस समय कोलिजन हुआ, जिस समय दोनों कांटेक्ट में आया, m1 जिस समय m2 के कांटेक्ट में आया, तब क्या होने लगा, तब जो है ना F1 फोर्स जो है वह एक्ट किया। तब क्या हुआ, तब F1 फोर्स एक्ट किया, है ना। तो ये जो फोर्स है ये F1 फोर्स किस पर एक्ट किया, m2 मास पर। कौन लगा रहा है, m1 मास लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, m2 मास पर। किधर लगा रहा है, लेफ्ट साइड में। यही हुआ F1 फोर्स। और F2 फोर्स कौन लगा रहा है, तो वह लगा रहा है m2 मास। किस पर लगा रहा है, m1 पर। किधर लगा रहा है, राइट डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात। तो ये दो फोर्सेस लगे, F2 भी यहाँ जिक्र हो गया। चलिए, तो यहाँ F1 कैसे बिहेव करेगा, जिस समय कोलाइड किया, इम्पैक्ट जिस समय हो रहा है m2 और m1 के बीच में जब इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं F1 फोर्स कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक्शन फोर्स की तरह, और F2 कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा रिएक्शन फोर्स की तरह। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन हो गया। तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से कह सकते हैं कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़े हैं। और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ये भी जानते हैं। यानी F1 के बारे में कह सकते हैं कि ये F1 फोर्स होता है ना, F2 फोर्स का उल्टा है इसका डायरेक्शन। जिधर F2 का डायरेक्शन उसका उल्टा डायरेक्शन है, किसका, F1 का। तो हम कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि t टाइम होता है कोलिजन जो हो रहा है, कितने देर तक कांटेक्ट में m1 और m2, जब कोलिजन हुआ तो वो बोला गया t समय तक दोनों कांटेक्ट में है। ये t जो टाइम है ना, ये बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, तो
ये दोनों कांटेक्ट में है, तो इनिशियल वैल्यू जो है वेलोसिटीज़ का, रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ का जो इनिशियल वैल्यू है u1 और u2, m1 और m2 मास का जो रेस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी वह u1 और u2 है। तो कोलिजन के समय जो है ना क्या होता है, ये वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज कर जाता है या क्विकली चेंज करता है, सॉरी क्योंकि टाइम बहुत छोटा है तो ये क्विकली चेंज होता है कोलिजन के समय। यानी u1 क्या बन जाता है, अब कोलिजन के बाद v1 बन जाता है, और u2 क्या बन जाता है, वह बन जाता है v2। तो इस प्रकार मास m1 का कोलिजन के बाद जो है वेलोसिटी v1 हो गया, और मास m2 का कोलिजन के बाद वेलोसिटी v2 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें m1 मास पे जो फोर्स लग रहा है, सॉरी ये जो फोर्स m2 मास पर लग रहा है, ये जो m2 मास है इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 किसके द्वारा लग रहा है, m1 के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मास है हमारा m2 मास जो है, इसका जो मोमेंटम में बदलाव हो रहा है, इसका मोमेंटम में कितना बदलाव होगा, इसका जो मोमेंटम में इतना सा बदलाव होगा, यानी कि m2 इंटू v2 माइनस u2, इतना बदलाव चेंज हो जाएगा इसके मोमेंटम में। टाइम कितना लगा इस बदलाव को होने में, t टाइम लगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करेंगे t टाइम से, तो हमको क्या निकल जाएगा, वह इम्पल्सिव फोर्स निकल जाएगा जो कि m2 के ऊपर लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है, इस m1 के द्वारा लग रहा है, इस m2 के ऊपर, है ना। यही तो ये जो हमको फोर्स तो F1 निकल गया, और किसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट के तरफ होगा। F1 फोर्स जो है ना ये लेफ्ट के तरफ होगा M1 पे जो लग रहा है M2 के द्वारा। और उसी प्रकार अब हम M1 का भी चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी जितने समय तक दोनों कांटेक्ट में रहा कोलिजन के समय, वही टाइम t है। बहुत लोग सोच रहे टाइम t क्या है, यहाँ से जो ये M1 चलते चलते यहाँ तक पहुँचा वो t टाइम समझ रहे हैं। नहीं, गलत, वो नहीं है। t टाइम दरअसल में ये दोनों जितने देर तक कांटेक्ट में रहा उतने ही देर में ना वेलोसिटी चेंज हुआ दोनों का, तो वो टाइम हमको देखना होता है ना। तो वही हुआ, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी कहलाता है। जितने देर तक दोनों कांटेक्ट में रहा तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट हुआ ये दोनों बॉडी का। तो अब अगर हम लोग निकालेंगे कि m1 मास का मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ, तो वो हो जाएगा m1 इंटू v1 माइनस u1, ये वह चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 मास। तो इसको जब टाइम t यानी कि इम्पैक्ट टाइम से, जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये इम्पल्सिव फोर्स F2 निकल जाएगा जो इस m1 मास पे लग रहा है और इस m1 मास का मोमेंटम को चेंज कर रहा है। तो ये कौन लगा रहा है F2 फोर्स, ये लगा रहा है m2 मास लगा रहा है m1 के ऊपर। किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, टुवार्ड्स राइट। तो ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया F1 और F2 का रेस्पेक्टिवली विद देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है, अब आता है, चूंकि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि F1 फोर्स और F2 फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से जो है F1 इज इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये है हमारा F1 जो अभी हम लोग निकाले हैं ना, इम्पल्सिव फोर्स वाला इक्वेशन जो होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम करके, और ये हो गया हमारा F2। तो दोनों तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, लेकिन F1 का डायरेक्शन जो है F2 के डायरेक्शन के उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये बता रहा है डायरेक्शन उल्टा है। किसका डायरेक्शन उल्टा है, F1 का जो डायरेक्शन है वह F2 के डायरेक्शन का उल्टा है, यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो यही लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टी खत्म, कहानी खत्म इसका। तो ये क्या हो गया, m2 इंटू v2 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पर क्या हो गया, ये हो गया m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 दैट इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 प्लस m1 इंटू u1। अब हमको क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला है इसको उठा करके LHS में डाल देना है, और यहाँ जो ये जो नेगेटिव वाला है इसको उठा करके RHS में डाल देना है, यानी दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे। जब ट्रांसपोज कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। ये इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है m2 इंटू v2 दैट इज इक्वल टू m1 इंटू v1, है ना। और ये क्या हो गया, m2 इंटू u2 प्लस m1 इंटू u1। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये ही तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया m2 मास और m1 मास का फाइनल टोटल मोमेंटम हो गया,
है ना। और ये क्या हो गया, ये हुआ कोलिजन के बाद का, और ये क्या हो गया, ये हो गया m2 मास और m1 मास का फाइनल टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया ये, है ना। ये हो गया फाइनल टोटल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल टोटल मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग ये इक्वेशन तैयार हो गया, तो हम कह सकते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का, किसका, m1 और m2 मास का जो सिस्टम है कोलिजन के बाद जो है टोटल फाइनल मोमेंटम ये हो गया, और m2 और m1 मास का जो इनिशियल मोमेंटम है पूरे, ये अभी तो सिस्टम मतलब क्या, यही दो बॉडी सिस्टम बना रहा है, दो भी हो सकता था, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मोमेंटम हमको फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, इस m1 और m2 मास का जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर है, यानी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट है, यानी कंजर्व्ड है। क्यों कंजर्व्ड है, क्योंकि इन दोनों बॉडीज के सिस्टम पे कोई भी बाहरी एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अब आप एक क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर यहाँ तो दो फोर्सेस लग रहे थे, इधर इसके ऊपर लग रहा था F2 फोर्स जो कि m2 मास लगा रहा था, और इस तरफ लग रहा था F1 फोर्स, तो फोर्स तो यहाँ लग रहा है m2 पर m1 पर, तो फिर मास, तो फिर आप तो कह रहे हो कि जब फोर्स कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ये जो है मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन यहाँ तो फोर्स लग रहा है F1 और F2, तो फिर ये कंजर्व्ड कैसे हो रहा है। अरे भाई यहाँ बात की जा रही है नेट एक्सटर्नल फोर्स की, ना बात की जा रही है, यहाँ बात हो रही है नेट एक्सटर्नल फोर्स की। एक मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स का। ये जो फोर्स है ना F1 और F2 फोर्स, ये तो खुद इस सिस्टम का दोनों बॉडी जनरेट किया एक दूसरे के ऊपर, तो इसकी कैटेगरी हो जाएगी कि ये हो गया एक तरह से सिस्टम का अपना इंटरनल फोर्स हुआ, ये एक्सटर्नल नहीं हुआ। आप अगर डेफिनेशन में जाओगे ना तो वहाँ एक्सटर्नल वर्ड का यूज हुआ है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आप देखो फिर से डेफिनेशन, मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, डेफिनेशन दिखाता हूँ, डेफिनेशन क्या कहता है, एक बार हो लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बहुत लोगों को ये बात कंफ्यूज करती है कि जब ये F1 F2 फोर्स लग गया तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में, कहाँ पे, ये देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। वो जो फोर्स आप देख रहे हो ना F1 F2, वो एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनल फोर्स है। M1 ने M2 के ऊपर, M2 ने M1 के ऊपर किया, है ना। देखिए आप जिस बॉडीज को, जिस बॉडीज को आप सिस्टम का हिस्सा मानते हो, उस सिस्टम के भीतर उन बॉडीज के बीच में अगर कोलिजन होता भी है ना, तो जो एक दूसरे पर इंपैक्ट डालेगा, वो फोर्स जो हुआ जनरेट हुआ, वो बॉडी का, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ, वो एक्सटर्नल नहीं हुआ। अब कोई बाहर से चिंटू मिंटू कोई फोर्स लगाने लगे ना, तो वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ये तो खुद शुरू से ही बॉडी चल रहा था, आपस में कोलाइड किया, तो वो कोलाइड करने से क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने लगे, एक्शन रिएक्शन। तो ये कोई एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी नहीं है, बल्कि वो उस दो बॉडी वाले सिस्टम का ये इंटरनल फोर्स हुआ, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स कब कहलाता है, जब कोई एक्सटर्नल एजेंट जैसे चिंटू मिंटू कोई लगा देता फोर्स, तब वो होता, तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। फोर्स अगर जनरेट हो भी रहा और वो फोर्स अगर इंटरनल है और एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, तब भी जो है वो मोमेंटम कंजर्व्ड ही होगा। जैसा अभी इस केस में हम लोग देख रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है उस केस में, है ना। इंटरनल फोर्स को नहीं कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो कुछ भी बोलने और सोचने से पहले डेफिनेशन को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये बात समझ में आई है। एक बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो मोमेंटम का जो चक्कर होता है ना, ये सब चक्कर जब आप डील करते हो ना, एक बहुत कॉमन मैंने पाया है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, वो लोग क्या गड़बड़ी करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बनाने का काम, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाते हैं, नेट फोर्स इक्वेशन क्या हुआ, नेट फोर्स इक्वेशन हुआ सभी फोर्स को एल्जेब्रिकली जोड़े, कोऑर्डिनेट पहले तय कर दिए, सबका साइन लगा दिए, फिर उसके बाद मास जो है m इंटू नेट एक्सेलरेशन हम कर दिए। किसी भी बॉडी पे जो इतने फोर्स लग रहे हैं वो उसके ऊपर उस बॉडी का मास और नेट एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में रहेगा। सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली जोड़ेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ये सब जो इक्वेशन बनाते हैं इसी को बोलते हैं नेट फोर्स इक्वेशन। और तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल टू
प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला भी जो इक्वेशन हुआ। और कौन सा इक्वेशन, ये मोमेंटम वाला इक्वेशन, अभी हम लोग मोमेंटम वाला ये इक्वेशन बनाए। तो ये सारे इक्वेशंस जो होते हैं ना किसी न किसी एक्सिस के अलोंग कंसिडर किए जाते हैं। जैसे यहाँ ये मोमेंटम वाला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं, कभी होगा कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कंसिडर कीजिए, कभी होगा कि ऐसे स्लांट एक्सिस बना करके उसके अलोंग बनाइए इक्वेशन ऑफ मोशन, या उसके अलोंग बनाइए नेट फोर्स इक्वेशन, या उसके अलोंग बनाइए मोमेंटम वाला इक्वेशन, ये सब होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप इन चीज़ों से डील करते हैं तो सबसे पहला आपका ये ध्यान जाना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं, क्योंकि उसी के अनुसार सारे वेक्टर्स का साइन भी तय होगा, है ना। जो वेक्टर आपके माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा वो पॉजिटिव, उसके पहले प्लस लगना है। जो हमारे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ जिस जिस वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसके पहले माइनस लगाना है। ये सब चीज़ बहुत पारंगत होना है आपको। दूसरी बात, एक्सिस ज़रूर कंसिडर कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो भी चेंज दिखाना है मोमेंटम का नहीं दिखाना है, कंजर्वेशन दिखाना है, तो हम क्या कहिए, एक कह दिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यहाँ कंजर्व्ड हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसिडर कीजिए, एक्सिस और कोऑर्डिनेट पहले तय कर लीजिए। आपको खेल खेलना है, लेकिन फोर्स नेट फोर्स इक्वेशन से खेलना है, या इक्वेशन ऑफ मोशन से खेलना है, या इक्वेशन ऑफ मोमेंटम से खेलना है, तो भाई पहले कोऑर्डिनेट तय करो और उसके बाद जो है ना किस एक्सिस के अलोंग खेलना है पहले वो तय कर लो। ये दो बात तय कर लो, उसके बाद खेलो, खूब मजा आएगा, बिल्कुल आराम से खेल लोगे। और नहीं तो खेलते खेलते फंस जाओगे, ठीक है। तो फंसना नहीं है, बल्कि एकदम बाजी मार के बाहर निकलना है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इन्हीं, अब जो है इतनी सी बात मैंने आपको क्लियर कर दी, आपको समझा दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे मिलेंगे हम फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम लोग कुछ धमाकेदार सीखेंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ, कहीं लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। कहीं भी आपको कन्फ्यूजिंग लगा इस लेक्चर में कोई भी बात, आप एक कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा पैसे तो लगने नहीं है, बस हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, और थोड़ी सी यही कहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, लगा तो भी कीजिए, है ना। इससे क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अगर कोई खामी नज़र आ रही है देन प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर लिखिए। आई विल वेलकम ऑल योर क्रिटिसिजम्स, ठीक है। और बेटर और इम्प्रूव कर पाएंगे अपने वीडियो को, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे कल फिर। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।